जय तु संस्कृतम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल पर। मैं कमलेश तराया। पिछली बार हमने वर्णों का ज्ञान लिया, उसके अंतर्गत हमने स्वर और व्यंजन को जाना। अब हम वर्णों को हम किस मुख के किस स्थान से बोलते हैं, किस स्थान से उच्चारित करते हैं, उसके बारे में ज्ञान लेंगे। आज हमारा बिंदु है उच्चारण स्थान। उच्चारण, उच्चारण से क्या तात्पर्य? उच्चारण किसे कहते हैं? उच्चारण का अर्थ होता है ऐसे वर्ण जो मुख के जिस स्थान से उच्चारित होते हैं उसे ही हम उच्चारण कहते हैं। अब जैसे मुख के कंठ से स्थापित हो गया, अर्थात कंठ से जब ध्वनि निकलती है वहां से वो वर्ण उच्चारित होता है तो हम उसे कहेंगे कंठ हमारा उच्चारण स्थान है। इसी प्रकार उच्चारण मतलब जिस मुख से वह वर्ण उच्चारित होता है उसे उच्चारण कहते हैं, पहले जिस स्थान से होता है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। हमने उच्चारण जाना, उच्चारण स्थान। उच्चारण हमारे दो प्रकार से कर सकते हैं। हम किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं दो तरह से कर सकते हैं। पहला हमारा होता है उच्चारण स्थान के माध्यम से, प्रथम हमारा है उच्चारण स्थान के माध्यम से, और द्वितीय रूप हम कर सकते हैं यत्न के माध्यम से। अब उच्चारण स्थान किसे कहते हैं और यत्न किसे कहते हैं? पहले हम देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मुख के जिस स्थान से वह वर्ण उच्चारित होता है, या फिर हम ऐसे कहें वर्ण जिस मुख के जिस स्थान से उच्चारित होता है उसे ही हम वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कुल कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण स्थान कुल 7 प्रकार के होते हैं। यह हमारे 7 प्रकार के होते हैं। अगर कहा जाए यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्न हमारे होते हैं 2 प्रकार के। कई बार ये प्रश्न आता है कि यत्न किसे कहते हैं? यत्न मतलब प्रयत्न। प्रयत्न मतलब हम कहें तो किसी भी चीज को पाने के लिए हम जो कोशिश करते हैं उसे ही हम यत्न कहते हैं। जैसे वर्ण के उच्चारण करने में, वर्ण को उच्चारित करने में जो किया गया प्रयास है, जो की गई कोशिश है, वही हमारी यत्न कहलाती है। सर्वप्रथम हम उच्चारण स्थान को देखते हैं। उच्चारण स्थान के 7 प्रकारों को देखते हैं। उच्चारण स्थान, हमने देखा उच्चारण स्थान हमारे 7 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है उच्चारण स्थान कंठ। द्वितीय हमारा उच्चारण स्थान होता है तालु। तृतीय उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। चतुर्थ स्थान होता है हमारा दंत। पंचम हमारा होता है ओष्ठ। छठा हमारा होता है नासिका। सप्तम हमारा होता है जिह्वा। ये हलंत है। हलंत का तात्पर्य होता है वह वर्ण आधा है, अर्थात ह अपने मानक रूप में लिखा गया है। अब कंठ, जब हम हमारी किसी भी वर्ण को उच्चारित करते हैं तो हमारे यहाँ से ध्वनि निकलती कंठ से। कंठ हम कहते हैं इसे, यहाँ से जब हमें ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं कंठ। वर्णों का उच्चारण यहाँ से होते हुए मुख्य द्वार से निकलता है। अब हमारा तालु, हम कहते हैं ऊपर की तरफ, मुख के ऊपर की तरफ हमारा तालु होता है, उसे ही हम जैसे हम कहते हैं ना ई च, जब जबान हमारे ऊपर के मुख से टच होती है, छूती है, उसे हम तालु कहते हैं। मूर्धा, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे हम बोले टा, तो हमारी ये जो जिह्वा है वो बीच में से होकर ऊपर की तरफ निकलती है, तालु को भी टच करते हुए जब बोला जाता है वर्ण, उसे हम मूर्धा कहते हैं। दंत, जैसे हम किसी भी वर्ण का उपयोग करते हुए हमारी जिह्वा, हमारे दांत एक साथ एक दूसरों को स्पर्श करते हैं, जैसे हम बोले त, थ, तो इन वर्णों को हम दंत के द्वारा बोले जाते हैं। दंत इनका उच्चारण स्थान है। ओष्ठ, हम ऐसे वर्ण जो हमारे वर्णों का उच्चारण करते हुए मुख से एक ध्वनि निकलती है, एक वायु बाहर निकलती है, उन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होता है। नासिका, जैसे हम नाक का उपयोग करते हैं, हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हो नासिका से हमारी ध्वनि निकलती है, उसे हम नासिका
वही हमारा उच्चारण स्थान नासिका हो जाता है। अब है जिह्वा, ऐसे वर्ण जिसकी उपयोग करने में जिह्वा का टच होता है, जिह्वा को स्पर्श किया जाता है, उसे हम जिह्वा उच्चारण स्थान कहते हैं। अब हम एक एक को एक सूत्र के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला हमारा है कंठ। कंठ का एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ से तात्पर्य, कंठ से बोला जाता है, कंठ से उच्चारित होता है। अ से तात्पर्य होता है अ और आवरण। धन कु से हमने जब स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, कु से तात्पर्य हमारा होता है क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और न, ये हमारे क वर्ग में आते हैं। इसके पश्चात हमारा एक वर्ण है ह। धन, ह, धन विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय अर्थात यहाँ पर विसर्ग होता है, विसर्ग, यहाँ पर विसर्ग को लिया जाता है। अगर कहा जाए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान हम बोलेंगे कंठ है। इसी प्रकार हमारा द्वितीय हमने देखा था तालु। प्रथम हमें समझ आया, आ से तात्पर्य अ या आ, कु से तात्पर्य अर्थात क वर्ग, क, ख, ग, घ, ण। फिर ह से तात्पर्य ह वर्ण, विसर्जनीय नाम विसर्ग। तालु, तालु का सूत्र होता है इचु ईशानाम। ई चु वर्ग, इचु ईशानाम। तो हम इसको य ऐसे लिख देते हैं, य धन शानाम, इचु ईशानाम। तो इस प्रकार हम इसको लेंगे कि इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ई से तात्पर्य ई और ई। धन, चू से तात्पर्य हमारा है च वर्ग। च वर्ग मतलब च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग के अंदर जो वर्ण आते हैं वो ये रहे, च, छ, छ, ज, झ, ञ। ये हमारे च वर्ण हो गया। अब इसके बाद वर्ण है य, धन, श। हमारे ये वर्ण आते हैं हमारे तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण, इचु ईशानाम तालु। तृतीय हमारा उच्चारण स्थान था मूर्धा। हम क्रम से चलेंगे, जैसे हमने उच्चारण स्थान लिखे उसी हिसाब से। मूर्धा, मूर्धा का सूत्र होता है ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। रि, टू का अर्थ है ट वर्ग। र से तात्पर्य हमें र लेना है, षाणाम मूर्धा। अब इसको देखते हैं। री से तात्पर्य हमारा री और री अर्थात हमारा ऋस्व और दीर्घ। धन, टू वर्ग से तात्पर्य है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। ट, ठ, ड, ढ, न, ढ, न। ये हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे र वर्ण। तो यहाँ पर र वर्ण का उच्चारण है र, और श वर्ण भी यहाँ पर ही हमारा बोला जा रहा है। ये हमारे मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए। इसके पश्चात हम देखते हैं चतुर्थ हमारा होगा तालु। सॉरी, कंठ हमारा हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया। इसके बाद हमारा होगा दंताह। दोस्तों आप बीच बीच में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको वापस इसका दोहरान करने में आसानी होगी। तृतीय हमारा हो गया मूर्धा। चतुर्थ हमारा है दंता। दंत अर्थात दांतों से बोले जाने वाले। इसका सूत्र होता है लतु लसानाम। ल, तु अर्थात त वर्ग, ल अर्थात ल,
सानाम, लृतुलसानाम तालु, सॉरी दंता, लृतुलसानाम दंताः, दंताः मतलब दांत से उच्चरित होने वाले वर्ण। अब यहाँ देखते हैं ल, हमने देखा था ये हमारा मूल स्वर होता है ल। धन, त वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे? त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध और न। इसके पश्चात हमारा है ल वर्ण, धन, ल वर्ण, धन, स वर्ण। ये हमारे पूरे दंत से उच्चारित होते हैं, दांतों के द्वारा बोले जाते हैं। जैसे र, हम हमारे दांत ऊपर छू रहे हैं, र, त, थ, तो इसी प्रकार ये सारे वर्ण उच्चारित होंगे। इसके पश्चात हमारा होता है ओष्ठ। ओष्ठ का सूत्र होता है उपुद मान्यानाम ओष्ठौ, उपुद मान्यानाम ओष्ठौ। अब इसके अंतर्गत देखें तो उपपद मान्यानाम, इसको हम यही टुकड़े कर देते हैं, ये इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उ अर्थात उ वर्ग, पद मान्यानाम, मान्यानाम ओष्ठौ। अब यहाँ देखने वाली बात है, उ के साथ में हमारा उ आ जाता है। धन, प वर्ग का यहाँ बोला जा रहा है, ये क्या है ना, पु अर्थात उदित वर्ण है, इसको हमने प वर्ग किया। उपु पद मान्यानाम, धन उपद मानीय, अर्थात उपद मानीय हमने दो वर्ण किए थे, उपद मानीय के वह भी यहाँ पर लिखे जाएंगे, उपद मानीय ओष्ठौ। अगर यहाँ लिखा जाए उपद मानीय की जगह साथ हम लिख सकते हैं प और व, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इस प वर्ग को हम प वर्ग हम लिखें तो प, फ, ब, भ और म, हमारा ये पूरा प वर्ग उच्चारित हो जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं नासिका, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण इय, म, ड, ण, न, इयम डणानानाम, इयम डणानानाम नासिका। अब इनको देखते हैं ये किस प्रकार बोले जाते हैं। इनके अंदर नासिका अर्थात नाक से उच्चारित होने वाले इय, धन, म, धन, ड, धन, न, धन, न, हमारे ये पूरे 5 अनुस्वार वर्ण भी कहे जाते हैं। ये पांचों हमारे नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं, य, म, ड, ण, न। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं, हमने पूरे 6 देख लिए, 7वां हमारा जिह्वा। उसके अलावा भी कई ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। इसके पश्चात हम दूसरा एक उच्चारण स्थान जो इस प्रकार हो जाता है, ए दैतोह, ए दैतोह, कंठ तालु। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, परंतु अगर सूत्र ना लिखा जाए तो इसको हम केवल कंठ तालु लिखेंगे। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसके सूत्र के हिसाब से, और कंठ तालु अगर उच्चारण स्थान के हिसाब से लिखे तो इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, कंठ तालु। हम इसके आगे इसके सूत्र का विश्लेषण करते हैं। ए दैतोह, ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह
कंठ तालु। अब इससे तात्पर्य हमारा ए धन ए। हमारे ए वर्ण का उच्चारण इन कंठ और तालु से होता है। 8वां हमारा होता है एक कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। इसका सूत्र होता है ओ दौतोह। ओ दौतोह कंठोष्ठम। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत ओ धन औ, इन दो ही वर्णों का यहाँ पे साथ में उच्चारण किया जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं हमारे एक रह गया था जिह्वा मूलीय। जिह्वा रह गया था हमारा, एक का कंठ तालु हो गया, कंठोष्ठम हो गया, क्योंकि इसमें दो उच्चारण स्थान एक साथ बोले जाते हैं, ए और ऐ का। इसी प्रकार कंठोष्ठम, इसी प्रकार एक वर्ण और ऐसा है जिसमें भी दो होता है, उसको पहले देखते हैं। एक होता है हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, इसका सूत्र होता है वकारस्य। वकारस्य दंतोष्ठम। अगर इसके अंतर्गत देखा जाए तो केवल एक ही वर्ण आता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दंतोष्ठ जो है वो किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। दंतोष्ठ हमारे व वर्ण का उच्चारण स्थान है। वकारस्य, वकार मतलब केवल व वर्ण का उच्चारण की कहा जा रहा है, व वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठम। इसके पश्चात हम देखते हैं जिह्वा। जिह्वा मूल। जिह्वा मूल अर्थात जीभ से बोले जाने वाले, जिह्वा से उपयोगित होने वाले, इसका सूत्र होता है जिह्वा मूलस्य। जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। इसके अंतर्गत केवल एक ही वर्ण आता है जो हमारे जिह्वा से बोला जाता है। उसके अंतर्गत हमने लिखा था एक होता है क, अर्ध विसर्ग ख। हमने पढ़ा था अर्ध विसर्ग का तात्पर्य क्या होता है, ये हमारे अयोगवाह में आता है। अयोगवाह के अंदर क और ख, और इसका तात्पर्य हमारा होता है अर्ध विसर्ग, क्योंकि जब एक हम विसर्ग लगाते हैं इस प्रकार हम विसर्ग लिखते हैं, परंतु जब इसको अर्ध विसर्ग किया जाएगा तो इस प्रकार और इस प्रकार बन जाएगा। अर्थात हमने यहाँ से ऊपर का आधा कर दिया और नीचे का आधा कर दिया, इसलिए हम इसे अर्ध विसर्ग भी कहते हैं। तो ये हमारा जिह्वा मूल्य भी अर्ध विसर्ग में आता है। अब इसके पश्चात एक वर्ण और आता है जो हमारे नासिका से उच्चारित होते हैं, और कई वर्ण ऐसे भी हैं जो हमारे संयुक्त होते हैं। संयुक्त अर्थात एक वर्ण हो जिसके दो उच्चारण स्थान हो। जैसे हमने देखा इया म ड न न, इया म ड न न, ये हमारे 5 वर्ण होते हैं। ये हमारे दो जगह से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, अर्थात इनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं। जैसे अगर कहें तो इया, पहले हम इसका हेडिंग डाल देते हैं। 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण, 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण। पहला हमने देखा इय, द्वितीय म, तृतीय हमारा होता है ड, चतुर्थ हमारा होता है इय म ड न, पंचम हमारा होता है न। इससे अंतर्गत हमने देखा था इय म ड न न, इन सब का एक उच्चारण स्थान होता है। जैसे हमने इसको देखा था कि एक जो च वाली इचु ईशानम तालु, इसके अंतर्गत भी हमारा ई वर्ण आता है। तो तालु धन नासिका, नासिका के द्वारा बोले जाने वाला वर्ण है, इसलिए इय तालु धन नासिका। म, हमने म वर्ण को किस में देखा था, ड वर्ण को किस में देखा था, हमने म वर्ण को देखा था उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। तो हमारा इसका सूत्र हो,
इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ धन नासिका, क्योंकि ये नासिका से भी उच्चारित होता है। द्वितीय हमारा हो गया ण। ये ण किस में आता है? हमने देखा है अखु विसर्जनीय नाम कंठ। तो हमारा इसका एक उच्चारण स्थान हो गया कंठ धन नासिका। कंठ धन नासिका हमने देखा था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसके अंतर्गत हमारा यह कंठ आता है। अब न हमने जब देखा था, हमने एक तो देखा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, उपपदमानीय नाम ओष्ठ, इचुषा नाम तालु, ऋतुऋषा नाम मूर्धा। अब हमारा एक ण आता है ऋतुऋषा नाम मूर्धा के अंतर्गत। मूर्धा धन नासिका, द्वितीय इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा नासिका। इसी प्रकार अब न वर्ण बच गया। न वर्ण को हम किसके अंतर्गत लेते हैं? ये हमारा नासिका का होगा। एक तो इसके अंतर्गत नासिका हो जाएगा, द्वितीय हमारा इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण होगा? नासिका, तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा। अब हमारा कौन सा बच गया? लतु लिसा नाम दंता। तो हम देखेंगे दंता, तो दंत धन नासिका। हमारे ये 5 ऐसे वर्ण होते हैं जो दो जगह से उनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं। हमने आज केवल उच्चारण स्थान का ज्ञान लिया। हमने देखा कि उच्चारण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम उच्चारण स्थान के माध्यम से, द्वितीय हम करते हैं यत्न के माध्यम से। अगला वीडियो हम यत्न के माध्यम से इसको देखेंगे, वर्ण को कैसे उच्चारित किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इसके अंतर्गत, इस बिंदु के अंतर्गत कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।